बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है इसमें कि पहले तुम लोग समझ में आना चाहिए कि नोटिफाइड डिजीज क्या क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना ऑफिशियल गजेट में जिस डिजीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि माइनिंग में मतलब माइंस में काम कर रहा है कोई व्यक्ति और वो जिस डिजीज से मान लो सफ़र कर सकता है, तो कुछ जो टोटल 8 डिजीज जो है वो कंसीडर किया गया है माइन डिजीज, मतलब वो माइनिंग में काम कर रहा है तो उस केस में ये 8 डिजीज अगर किसी को होता है तो उसके लिए जो भी नोटिस वगैरह का देने का प्रावधान है। तो कौन कौन सा डिजीज है ये सभी को पता होना चाहिए। एक है न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, ठीक है, एस्बेस्टोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग जो है नर्व टाइप से, मतलब ये जो होता है ना मैग्नीज का जो माइंस होता है, मैग्नीज माइनिंग में क्या होता है कि वहाँ पे काम करने से अगर वो इनहेल करता है शरीर के अंदर जाता है ना तो उसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब कर देता है, तो इसलिए वो नर्वस टाइप से दिया हुआ है। ये चौथा हो गया। कैंसर ऑफ लंग और द स्टोमक और द प्लूरा एंड पेरिटोनियम, ठीक है, जिसको मेसोथेलियोमस भी बोला जाता है। तो ये तुमको नाम याद रखना होगा कि मेसोथेलियोमस में क्या होता है। तो इसमें हो सकता है क्या कैंसर ऑफ लंग या स्टोमक, स्टोमक का कैंसर हो सकता है या फेफड़े में कैंसर हो सकता है या प्लूरा एंड पेरिटोनियम जिसका नाम है मेसिथोलिमस, ठीक है, जिसका नाम है मेसिथेलियोमस, मतलब मेनली इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये कैंसर ऑफ लंग या स्टोमक का अगर कैंसर होता है तो वो भी नोटिफाइड डिजीज के अंदर आएगा, या प्लूरा एंड पेरिटोनियम जो है जिसको क्या बोला जाता है मेसोथेलियोमस, मेसो मीजो जिसको जो पढ़ना पढ़ सकते हैं। ठीक है, या इसको मेसो नहीं तो मीजोथेलियोमस पढ़ लो। तो 1 2 3 4 5 डिजीज हुआ। छठा में क्या आया NIHL, बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि अभी तक पूछा नहीं है लेकिन NIHL का फुल फॉर्म क्या है। तो नॉइज्ड इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस की माइंस में देखते हो तरह तरह का मशीनरी HEM वगैरह चलता है, उसके कारण जो हेयरिंग लॉस होता है ना, सुनने की शक्ति जो खत्म होने लगता है, तो वो अगर नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस है तो वो भी नोटिफाइड डिजीज के अंदर उसको कंसीडर किया गया है। तो ये छठा हो गया। सातवां में क्या है कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस काउज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ केमिकल्स। देखते हो ना कि डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है, वो क्या होता है स्किन का डॉक्टर होता है। तो मतलब मान लो कोई केमिकल, जहाँ से कुछ केमिकल वगैरह का रिसाव होता है, ठीक है, तो केमिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से अगर कुछ वैसा स्किन रिलेटेड जो डिजीज, एक तरीके से यहाँ बोल दो वो हो गया क्या स्किन रिलेटेड, कि मेनली केमिकल किसको इफेक्ट करेगा स्किन को, तो स्किन रिलेटेड कुछ वैसा डिजीज होता है तो वो भी नोटिफाइड डिजीज के अंदर आ जाएगा। और लास्ट में क्या है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, होता है ना मान लो यूरेनियम का माइंस है जादूगोड़ा में, तो वहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका जो रेडिएशन वहाँ से निकलता है उसके कारण जो उसके जो शरीर में जो भी बीमारी डिजीज होता है तो ये भी नोटिफाइड डिजीज के अंदर आता है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। ये सभी को याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। एग्जाम में नोटिफाइड डिजीज का क्वेश्चन हमेशा आता है कि ये 3 ऑप्शन दे देता है, एक दे देता है वहाँ पे ऑप्शन कि लंग्स या ट्यूबरक्लोसिस देता है, कि पूछेगा कि इनमें से कौन नोटिफाइड डिजीज नहीं है। NIHL दे देगा, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस दे देगा, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन दे देगा ड्यू टू रेडियम वगैरह, और एक दे देगा ट्यूबरक्लोसिस, एक दे देगा क्या मलेरिया, कुछ मतलब ऐसा अलग अलग ऑप्शन में किसी में दे सकता है ट्यूबरक्लोसिस, किसी में मलेरिया, किसी में टाइफाइड। तो ये सब क्या है नोटिफाइड डिजीज के अंदर नहीं है। नोटिफाइड डिजीज के अंदर ये 3 और यहाँ से ये 3 6 और ये 2 8, ये सभी को अच्छे से याद करके रखना है। आठों का आठों नाम पता होना चाहिए। अस्थमा, सही बोल रहे हो, अस्थमा भी क्या है नोटिफाइड डिजीज के अंदर नहीं है। ये सब क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन, सोचो जो गेट लेवल का है ना
वहां पे भी डिजीज का ऐसा क्वेश्चन आया है। अब क्या है यहाँ पे, हम लोग पढ़ लें कितना प्रकार का टोटल नोटिफाइड डिजीज है, 8 प्रकार का नोटिफाइड डिजीज है। तो उस केस में क्या करेगा, जैसे ही और नोटिफाइड डिजीज के बारे में कहाँ दिया हुआ है, तो नोटिफाइड डिजीज के बारे में सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना तुम लोग, अभी जो चीज़ हम रेगुलेशन के साथ करवाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, रेगुलेशन के साथ जो सेक्शन हम करवाते हुए जा रहे हैं, तो जब माइंस एक्ट पढ़ाएंगे हम सेपरेटली, तो उस केस में वहाँ से वो चीज़ मिसिंग रहेगा, क्योंकि सारा चीज़ हम एक साथ है, जहाँ जैसे डिजीज का मिल रहा है, तो डिजीज का एक्ट से भी हम डाटा उठा लिए हैं, ठीक है। तो एक्ट का डिजीज और यहाँ का साथ में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग माइंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे नोटिस और डिजीज हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर अलग से पढ़ाएंगे, फिर एक आधा अधूरा हो जाएगा, यहाँ का छूटा हुआ रहेगा रेगुलेशन, तो उसमें फिर नहीं पढ़ाएंगे साथ में कंबाइन करके, उसमें है कि एक्ट में हम ये डिजीज छोड़ देंगे, ठीक है, ध्यान रखना तुम लोग। तो एक्ट के बारे में, एक्ट में कहाँ दिया हुआ है, तो सेक्शन 25 जो एक्ट का वहाँ पे दिया हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलता है इसमें कि ओनर, एजेंट और जो मैनेजर, जैसे उसको पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति जो ये डिजीज है, डॉक्टर से जांच करवाएगा तो ही पता चलेगा कि ये सारे जो 8 है, आठों में से किसी एक से भी सफ़र कर रहा है। तो जैसे उसको पता चलेगा, तो उसको पता चलने के 3 दिन के अंदर, विद इन 3 डेज, ठीक है, 3 दिन के अंदर वो क्या करेगा, वो नोटिस फॉर्म 5 में देगा। नोटिस ऑफ डिजीज फॉर्म 5 है, वीवीआई है। किसको देगा वो नोटिस, वो जो नोटिस देगा, कहाँ चला गया, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, वहाँ हम लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ते थे, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस में यहाँ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस क्या है, मेडिकल वाला। और साथ में कंपनसेशन देना होगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी रहेगा फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, इसको वो फॉर्म 5 में नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नोटिस ऑफ डिजीज जो रेगुलेशन नंबर 9 में दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। अभी तक लग रहा है जितना भी सब्सिडरी का एग्जाम है किसी में नहीं आया है, लेकिन किसी ना किसी एग्जाम में आ सकता है, और हो सकता है माइंस इंस्पेक्टर वाले में भी सीधा ये नोटिस ऑफ डिजीज कितने नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, या जो नोटिस ऑफ डिजीज का जो नोटिस देना रहता है, तो मैनेजर जैसे पता चलता है तो कितने दिन के अंदर मैनेजर है कि तुरंत उसको दे देगा। जैसे उसको पता चलेगा तो 3 दिन के अंदर वो क्या करेगा, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, जो मुआवजा वगैरह देने वाला अथॉरिटी रहेगा, उसको वो फॉर्म 5 में नोटिस दे देगा, ठीक है। अब ये एक्ट का दिया हुआ है, एक्ट में क्या दिया हुआ है, नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज। तो हमेशा तुम लोग ध्यान रखना कि नोटिस ऑफ डिजीज के बारे में कहाँ दिया हुआ है, सीएमआर का रेगुलेशन नंबर 9 में और माइंस एक्ट का सेक्शन 25 में, इस तरीके से, ठीक है। 9 और 25, 9 कहाँ है रेगुलेशन में, 25 कहाँ है एक्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पर्सन जो एम्प्लॉयड है माइंस में, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी डिजीज से सफ़र होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गजेट में जो भी 8 डिजीज डिजीज का नाम बताए हुए हैं, अगर वो किसी भी डिजीज से सफ़र होता है, अब वो डिजीज कहाँ होता है, मेनली जो भी माइनिंग ऑपरेशन है उसी से कनेक्शन के कारण उसको ऐसा डिजीज हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे वही दिया हुआ है जो रेगुलेशन नंबर 9 में दिया हुआ है ना, कि ओनर, एजेंट, मैनेजर, जैसे समझ उसको पता चलेगा, वो 3 दिन के अंदर वो नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को देगा। और क्या लिखा हुआ है, सच अदर अथॉरिटीज, मतलब चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल और पेमेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, उसको देना है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, कैसे पता चलेगा कि वो मतलब डिजीज से सफ़र कर रहा है, नोटिफाइड डिजीज से, कहीं तो जांच करवाएगा, वो जांच करवाने के बाद ही पता चलेगा ना। तो वही है कि अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो अटेंड करता है पर्सन को, मतलब जिसको लगता है कि हाँ तबीयत खराब हो रहा है, चलो इसका जांच करता है, अगर वो कि माइंस में कोई व्यक्ति, मान लो होता है ना पीएमई वगैरह, तो होता ही है, पीएमई आईएमई वगैरह होता ही है, तो वहाँ पे भी उन लोग का पता चल सकता है कि हाँ कुछ डिजीज से सफ़र कर रहा है।
तो अगर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी पर्सन को अटेंड करता है जो माइंस में एम्प्लॉयड है और उसको लगता है कि वो जो व्यक्ति है वो किसी जो नोटिफाइड डिजीज है उससे सफ़र कर रहा है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा, विदाउट एनी डिले, बिना डिले का वो रिपोर्ट सेंड करेगा चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है। ऑनर एजेंट मैनेजर का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही रिपोर्ट भेजने का नोटिस फॉर्म 5 में, लेकिन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो जांच किया हुआ है ना उसका भी फर्ज बनता है कि हम भी चीफ इंस्पेक्टर को अपनी ओर से सूचित करें। क्या सूचित करेगा, क्या नोटिस देगा उसको, क्या भेजेगा डिटेल, कि जो पेशेंट है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है, किस डिजीज से वो सफ़र कर रहा है, या डॉक्टर को लग रहा है कि हाँ वो इस डिजीज से सफ़र कर रहा है ऐसा, और साथ में किस माइंस में, नेम एंड एड्रेस ऑफ द माइन जिसमें वो पर्सन लास्ट एम्प्लॉयड था, इज और वाज लास्ट एम्प्लॉयड। ठीक है, किस माइंस में वो लास्ट काम किया हुआ है, ये तीनों चीज चीफ इंस्पेक्टर जो मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर है चीफ इंस्पेक्टर को भेजेगा। अब क्या है यहाँ पे कि जो रिपोर्ट सेंड किया है मेडिकल प्रैक्टिशनर, रिपोर्ट सेंड किया है किसको, चीफ इंस्पेक्टर को, तो वेयर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 इज कन्फर्म टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर। अब क्या करेगा, ये जो चीफ इंस्पेक्टर है वो जो रिपोर्ट भेजा हुआ है ना उसका वो जांच कहाँ से करवाएगा, वेरीफाई करने के लिए सर्टिफाइंग सर्जन को देगा। सर्टिफाइंग सर्जन भी क्या होता है, वो भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो भी डॉक्टर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर भी डॉक्टर है, लेकिन एक डॉक्टर जो रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर को भेजा हुआ है, तो फिर ये नहीं कि ये चीफ इंस्पेक्टर डायरेक्टली मान लो तो डॉक्टर, वो तो क्या बोलते हैं डॉक्टर का तो नहीं है चीफ इंस्पेक्टर, डॉक्टर का पढ़ाई किए हुए, तो सर्टिफाइंग सर्जन से उसको कंफर्म करवाएगा कि हाँ एक्चुअल में वो उस डिजीज से सफर मतलब क्या है, एक बार रिपोर्ट देख के बताइए। और चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो जांच किया हुआ है उसको फी पेड करेगा। ठीक है, सच फी एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब चीफ इंस्पेक्टर उस क्वालि मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो उसके पास भेजा है रिपोर्ट, नाम पता उस पर्सन का, उस माइंस का, ठीक है, और किस डिजीज से सफ़र कर रहा था, उसको वो फीस देगा। लेकिन चीफ इंस्पेक्टर तो फीस दे दिया, लेकिन वो फीस किससे लेगा एक्चुअल में, फीस वो रिकवर कर लेगा कैसे, सेल बी रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू। तो ये ध्यान रखना कि ये जो फीस है ना चीफ इंस्पेक्टर ऑनर एजेंट मैनेजर से किस रूप में रिकवर करेगा, भी ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, तो वो रिकवर करेगा एज एन एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू, मतलब जो जमीन वगैरह से लगान वगैरह जो मिलता है ना कुछ वैसा ही यहाँ मीनिंग निकलता है। ठीक है, कि इस फॉर्म में चीफ इंस्पेक्टर जो फीस पेड कर रहा है मेडिकल प्रैक्टिशनर को, तो फीस तो अपना पॉकेट से पे नहीं करेगा, वो पेड कर भी दिया, तो फिर वो फी कहाँ से वसूलेगा, ओनर एजेंट मैनेजर से वसूलेगा। और किस प्रकार वसूलेगा वो, एज एन एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू। तो ये क्वेश्चन अभी देखो बता रहा है, कुछ यही क्वेश्चन शायद सीसीएल में आया हुआ था। और अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 2, मतलब अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ये चीज नहीं करता है, रिपोर्ट ला के चुपचाप बैठ जाता है, चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस नहीं करता है, तो उस केस में उसको पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। वो क्या रहेगा, ज़्यादा नहीं, 50 रुपया का मात्र फाइन, मात्र 50 रुपया का फाइन। देखो ये फाइन पैसा की बात तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बात है कि चलो उसको एक तरीके से पनिशमेंट हुआ है, मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर वगैरह भी तो मान लो एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर है, उसको पनिश मान लो मैनेजर को 500 रुपया का फाइन हो रहा है, लेकिन हो रहा है ना कि हाँ पनिशमेंट दिया है उसको, कि चीफ इंस्पेक्टर पनिश किया हुआ है, तो उसी तरीके से यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, उसको पनिशमेंट देगा, 50 रुपया तुम फाइन करो। जैसे देखना हम लोग जब वोटिंग करवाने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे अगर कोई पार्टी वाला, क्योंकि तुम लोग भी बहुत लड़के लोग को हमको लगता है एक्सपीरियंस होगा, किसी न किसी से जाके वहाँ बैठते ही हो गए है ना, नहीं ना, अभी भी वही है, तो अभी इसमें चेंज थोड़ी किया हुआ है, 1952 का जो भी माइंस एक हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको अभी भी चेंज नहीं किया है, वही है। ठीक है ना, तो क्या बताते हैं वोटिंग वाला, जब हम लोग वोटिंग करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ टेंडर वोट एक होता है
कि अगर किसी पार्टी वाले को लगता है कि नहीं हम तो वोट बीजेपी में डाल रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पुर्जा गिर रहा है उसमें तो हमको कमल छपा हुआ नहीं दिखा, वो कांग्रेस का हाथ नजर आ गया। अब भले उसको नजर ना आए, लेकिन अगर वो क्लेम करता है वैसा, तो उसको टेंडर वोट वहाँ पड़ता है कुछ रुपया, मतलब शायद 5 रुपये के अंदर 1 रुपया 2 रुपया कुछ वैसा ही है। उस पार्टी को इतना रुपया देना पड़ेगा और उसके बाद टेंडर वोट करवाया जा सकता है। लेकिन अगर वो जानबूझ के करवा रहा है, गलत रिपोर्ट दे रहा है, तो उस केस में उसको जो सजा मिलेगा वो भयंकर सजा रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये तुमको रटने की जरूरत नहीं, ये सीधा ध्यान रखना है कि पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ काउज ऑफ डिजीज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ना किस कारण से वो डिजीज हो रहा है, वहाँ पे क्या रीजन है, तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन को वहाँ पे, जिस तरीके से हम लोग जब एक्सीडेंट होता है माइंस में, तो किस तरीके से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहाँ पे क्या करता है, फिर एक कॉम्पिटेंट पर्सन को बैठाता है। कॉम्पिटेंट पर्सन पूरा उस केस का इंक्वायरी करेगा, फिर रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो 1908 है उसके तहत जो भी पावर रहता है वो पावर रहेगा। इंस्पेक्टर के पास जो पावर आता है वो सारा पावर वो पर्सन यूज कर सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है, वही उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है कि पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ काउज ऑफ डिजीज, कि किस रीजन से डिजीज हो रहा है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे भी वही है कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि सेक्शन 25 के तहत जो भी नोटिफाइड डिजीज है उसके तहत, और वो उस माइंस वाले से, कि जहाँ से उस व्यक्ति को लगता है कि हाँ यहीं से उसको डिजीज हुआ है, उस माइंस में जाके पूरा इंक्वायरी करेगा। और उसके पास भी वो सारा पावर रहेगा जो 24 नंबर सेक्शन में दिया हुआ है 2 और 3 में। ठीक है, 2 और 3 में जो दिया हुआ है कि उस व्यक्ति के पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जो दिया हुआ है पावर, वो पावर यूज कर सकता है। तो पावर ऑफ इंस्पेक्टर जो है वो पावर यूज कर सकता है, तो वही दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सीधा तुम लोग को ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है, ये सिर्फ ध्यान रखना है कि 26 नंबर सेक्शन में माइंस एक्ट है। ठीक है, ये माइंस एक्ट का सेक्शन 26 है, जहाँ पे दिया हुआ है पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ काउजेज ऑफ डिजीज, किस कारण से डिजीज हो रहा है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एक कॉम्पिटेंट पर्सन को वहाँ पे बैठा सकता है, अपॉइंट कर सकता है, और बोलेगा जी तुम एकदम अच्छे से जांच करके हमको रिपोर्ट भेजो। ठीक है, और उसके पास बोल देगा कि तुम्हारा जो माइन इंस्पेक्टर का जो पावर आता है वो पावर तुमको दे दे रहे हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत 1908 के तहत जो पावर है वो पावर तुमको दे दिया जा रहा है कि तुमको कभी भी जाके किसी भी ओनर एजेंट मैनेजर से दिन या रात कहीं भी जाके मतलब कभी भी जाके तुमको जो भी चीज़ कलेक्ट करना है वो कलेक्ट कर सकते हो। और ये पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट है कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंक्वायरी वगैरह का सारा रिपोर्ट सबमिट हुआ, तो उसका क्या फर्ज बनता है कि पब्लिश करने का, रिपोर्ट को पब्लिश करने का। तो उसी तरीके से सेक्शन जो 12 कमेटी है जो इंक्वायरी करता है, वो रिपोर्ट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है, तो उस रिपोर्ट को, या जो सेक्शन 26 के तहत, ये जो सेक्शन 26 में जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा किस कारण से डिजीज हुआ है, इसका रिपोर्ट को, और जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो एक्सीडेंट किस कारण से हुआ है, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा है, उसका रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी लगेगा वो उसको पब्लिश कर देगा रिपोर्ट को। तो ये 27 नंबर सेक्शन में दिया हुआ है। तो 23 डिजीज के बारे में था, नोटिस ऑफ डिजीज सेक्शन में। 24 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाला है। 25 में डिजीज के बारे में, यहाँ एक्सीडेंट है। ठीक है, ये एक्सीडेंट है। ये 25 में डिजीज है। 26 में क्या है कि एक्सीडेंट किस कारण से हुआ है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट कर सकता है। और 27 में क्या है, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट है। देखो इस तरीके से तुम लोग को ध्यान में रखना है। 23 में क्या है, नोटिस ऑफ डिजीज। नोटिस ऑफ डिजीज के साथ हम लोग क्या पढ़े हैं, रेगुलेशन नंबर 8 पढ़े हैं, डेंजरस ऑकरेंस वाला। नोटिस ऑफ एक डिजीज नहीं, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट नहीं। 9A जो है ना, वो 9A एंड 82 हम लोग भी पढ़ेंगे। वो वहाँ पे कुछ डिजेबिलिटी अलाउंसेज वगैरह है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे वो चीज़। इसका नोट्स कैसे बनाएं, तो देखो इसमें तुमको नोट्स क्या बनाना है। इसमें नोट्स, इसमें ज़्यादा नोट्स कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है कि रेगुलेशन नंबर जो 9 अभी बताए हैं कि एक लाइन में तुम लोग को होना चाहिए कि ओनर, एजेंट, मैनेजर,
विद इन 3 डेज, जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो विद इन 3 डेज ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड कि कोई पर्सन कुछ डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल प्लस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट कंपनसेशन उसको फॉर्म 5 में नोटिस देगा। ठीक है, ये हो गया रेगुलेशन नंबर 9। सारा आठों का आठों डिजीज तुमको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्या क्या नहीं होता है तो वो भी बगल में लिख देना है कि अस्थमा अगर ऑप्शन में आएगा, ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन में आएगा, मलेरिया टाइफाइड कुछ भी ऑप्शन में आएगा, ये सब ऑप्शन कंसीडर नहीं करना। ये हो गया। तो 9 के साथ 25 जो है पूरा यही है। ठीक है, 9 के साथ 25 में पूरा सेम चीज दिया हुआ है। 2 में क्या दिया हुआ है, 25 का सब सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ था कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जांच करेगा वो तुरंत जितना जल्दी हो सके चीफ इंस्पेक्टर को उस पर्सन का एड्रेस, नाम, किस माइंस में काम कर रहा था लास्ट और किस डिजीज से सफ़र कर रहा है, उसका रिपोर्ट वो भेज देगा चीफ इंस्पेक्टर को। चीफ इंस्पेक्टर सर्टिफाइंग सर्जन के थ्रू कंफर्म करवाएगा। और फीस जो है अगर कंफर्म करता है सर्टिफाइंग सर्जन तो फिर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर को फीस देगा, और फीस जो है एज एन एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू के रूप में ओनर, एजेंट और मैनेजर से कलेक्ट कर लेगा। बस इतना है तुमको लिखना है। और 26 में क्या लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि हाँ पावर टू किस कारण से डिजीज हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर देगा। और उसके पास क्या क्या पावर रहेगा, तो उसके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का पावर रहेगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 मतलब है ना सेक्शन 5 ऑफ 908, इसका पावर रहेगा। और जो इंस्पेक्टर का पास पावर रहता है ये दोनों पावर उसके पास रहेगा, बस और कुछ नहीं लिखना है ज़्यादा, यही दोनों पावर रहता है। और 27 में क्या है, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट, बस हेडिंग लिखना है, बाकी अंदर का कंटेंट तुमको पता है कि पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट किस किस केस में करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कमिटी जो रिपोर्ट सबमिट करता है उस केस में। दूसरा क्या दिया हुआ है कि सेक्शन 26 किस कारण से एक्सीडेंट डिजीज हुआ है उसके केस में, और किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है 24 ये रिपोर्ट सबमिट करेगा। और साथ में तुम लोगों को क्या 23 नंबर में सेक्शन का नाम पता होना चाहिए, 24 का ये पता होना चाहिए, 25 का पता होना चाहिए, 26 पता होना चाहिए, 27 पता होना चाहिए। इस तरीके से साथ में सब याद रहेगा। और अभी तो हम 22 ये पढ़ाए नहीं हुए हैं, जब पढ़ाएंगे तो ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ज़्यादा कुछ तो इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी को।